हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो रहेगी वो यूजीसी नेट और एचपी सेट 2026 के लिए पेपर नंबर 2 के लिए रहेगी। अगर आप पेपर नंबर 2 जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से दे रहे हो तब आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसा कि आपको पता है एचपी सेट का और यूजीसी नेट का सिलेबस सेम ही रहता है। तो आज की क्लास में हम 100 पीवाईक्यूज जो हैं वो रीड करने वाले हैं। ये पीवाईक्यूज वन लाइनर रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं खींचेंगे क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में होती है तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है। इसलिए हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। हमने सिर्फ यूनिट से जो 10 यूनिट्स रहती हैं पेपर में उससे 10 यूनिट से हमने जो है वो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हर यूनिट से रीड करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर लाई गई है। तो अगर आप एचपी सेट का एग्जाम भी देने वाले हो तब भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगी। ठीक है, आपने क्लास को सबसे पहले शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना रिलेटिव कोई आपका अगर इन दोनों एग्जाम्स की किसी की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर आपने क्लास को लाइक भी जरूर करना है अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। बाकी आपका कोई सजेशन रहता है, आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस अभी इस चैनल पर आने वाली हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम आज की क्लास के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहली यूनिट रहती है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इससे इस यूनिट से हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो 10 क्वेश्चंस हम इस यूनिट से देखेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हेजेमनी या प्राधान्य। जो हेजेमनी या उसको प्राधान्य भी कहा जाता है, उसकी प्रसिद्ध अवधारणा किसने दी थी? तो उसकी प्रसिद्ध अवधारणा दी थी एंटोनियो ग्रामशी ने। ठीक है, किसने दी थी? ग्रामशी ने जो थी वो हेजेमनी की अवधारणा जो थी वो दी थी। ठीक है, जो ग्रामशी थे, ठीक है, एंटोनियो ग्रामशी जो थे उन्होंने हेजेमनी की अवधारणा जो थी वो दी थी। नंबर 2 क्वेश्चन आता है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, एनार्की स्टेट्स एंड यूटोपिया जो है नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस यूनिट से ना ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस तरह के। ठीक है, तो ये जो यूटोपिया वाली पुस्तक है, आपने सिर्फ एक ही नाम अगर आपको याद रह जाता है, जैसे इतना लंबा नाम अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो सिर्फ अगर आपको यूटोपिया नाम से भी याद रह जाए तो रॉबर्ट नॉजिक का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, जो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो है ये पुस्तक जो है ये रॉबर्ट नॉजिक की है। नेक्स्ट है समुदायवाद जो है उसके प्रमुख समर्थक विचारक कौन माने जाते हैं? तो समुदायवाद बाद के जो विचारक माने जाते हैं वो है माइकल सैंडल। ठीक है, माइकल सैंडेल और चार्ल्स टेलर और माइकल वॉल्जर। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये समुदायवाद के विचारक जो हैं वो माने माने जाते हैं। जो ठीक है, चार्ल्स टेलर भी और माइकल वॉल्जर भी और माइकल सैंडलर भी। ठीक है, ये तीनों ही समुदायवाद के समर्थक या विचारक माने जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में ये पुस्तक लिखी गई थी और इसकी लेखिका थी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। ठीक है, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट जो थी उन्होंने पुस्तक लिखी थी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो 1792 में उनके द्वारा लिखी गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। ठीक है, उनकी ये लिखी गई बहुत 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 इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है द एंड द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं डैनियल बेल। ठीक है, कौन है? द डैनियल बेल जो हैं उन्होंने द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं। ठीक है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी का जो प्रतिपादन किया था वो किया था ईसाया ईसाया बर्लिन ने। किसने किया था? ईसाया बर्लिन ने द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है संप्रभुता के बहु तत्ववादी सिद्धांत। ठीक है, संप्रभुता के बहुतत्ववादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो उसके समर्थक हैं हेरोल्ड लास्की। ठीक है, हेरोल्ड लास्की और आर एम मैकाइवर। ठीक है, ये बहुतत्ववादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है द ह्यूमन कंडीशन। द ह्यूमन कंडीशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उनमें ये पुस्तक जरूर पूछी जाती है, ठीक है, उस यूनिट में। तो यहाँ पर भी ये पुस्तक पूछी जा सकती है आपसे। तो द ह्यूमन कंडीशन नामक की जो पुस्तक है वो लिखी है हन्ना ऑरेंट ने, ठीक है। हन्ना ऑरेंट भी एक लेखिका थी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो इनके द्वारा ये द ह्यूमन कंडीशन नाम की पुस्तक जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर एलीट। द पावर इलाइट नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सी राइट मिल्स ने, ठीक है। सी राइट मिल्स ने ये पुस्तक लिखी है द पावर इलाइट, ठीक है। विश्व विमर्शकारी लोकतंत्र, ठीक है। विमर्शकारी लोकतंत्र जो है अ, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था या प्रयोग किसने किया था? तो विमर्शकारी लोकतंत्र का प्रयोग जो किया था वो जोसेफ वेसेट ने किया था। किसने किया था? जोसेफ वेसेट ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट यूनिट से हम 10 क्वेश्चंस अगले देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी यूनिट का नेम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या थॉट्स जो हैं उससे रिलेटेड हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है अरस्तु ने अपने संविधानों के वर्गीकरण में जो लोकतंत्र है डेमोक्रेसी के विकृत रूप में क्या नाम दिया है? तो अरस्तु ने अपने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है उसको लोकतंत्र को क्या नाम दिया है? उन्होंने दिया है भीड़ तंत्र या डेमोक्रेसी या फिर पॉलिटी का विकृत रूप, ठीक है। इन्होंने कहा है ये एक भीड़ तंत्र है या डेमोक्रेसी नाम भी दिया है तो उसको भी पॉलिटी का विस्तृत रूप जो है वो कहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अरस्तु ने अपने संविधानों के वर्गीकरण में जो है वो इसको लोकतंत्र को नाम दिया है भीड़ तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लेटो के गुफा के रूपक में रूपक जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या समझाना है, ठीक है। तो आपको पता है प्लेटो ने एक गुफा का सिद्धांत भी दिया है। तो गुफा के रूपक जो है जो केव वाला सिद्धांत उसने दिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या समझाना था? उसका मुख्य उद्देश्य था अज्ञानता से वास्तविक ज्ञान की ओर संक्रमण, ठीक है। अज्ञानता से वास्तविक ज्ञान की ओर संक्रमण जो था वो समझाना उसका गुफा का सिद्धांत का उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट है मैकियावेली ने शासक यानी कि प्रिंस को किन दो जानवरों के गुणों को अपनाने की सलाह दी थी? तो जो मैकियावेली थे उन्होंने द प्रिंस लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने प्रिंस को किन दो जानवरों को के गुणों को अपनाने की सलाह दी थी? तो उन्होंने शेर और लोमड़ी जो थे, शेर और लोमड़ी, ठीक है, इन दोनों के विचारों को या इन दोनों के गुणों को अपनाने की प्रिंस को सलाह दी थी। उन्होंने कहा था शेर से हमें बल और साहस सीखना चाहिए और लोमड़ी से चालाकी जो है वो एक प्रिंस को सीखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हॉबस के सामाजिक समझौते में संप्रभु संप्रभु यानी कि लेवियथन समझौते की भागीदार है या नहीं है? तो नहीं है, ठीक है। और जो सामाजिक समझौता उनके द्वारा दिया गया है उन्होंने कहा है कि नहीं संप्रभु समझौते से ऊपर और बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जॉन लॉक ने मनुष्य के किन तीन प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है? तो नेचुरल राइट्स कौन से हैं जो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जॉन लॉक से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन लॉक ने कितने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है? तो उन्होंने तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। थ्री नेचुरल राइट्स की बात की है जिनमें जीवन का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है और संपत्ति का अधिकार आता है। ये मानते हैं कि ये एक मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। मनुष्य के लिए नेचुरल राइट्स हैं ये, ठीक है। तो तीन नेचुरल राइट्स की बात करते हैं जॉन लॉक जिनमें जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है जेएस मिल ने अपने स्वतंत्रता के सिद्धांत में कार्यों को किन दो भागों में वर्गीकृत किया है? तो जेएस मिल जो है उन्होंने स्वतंत्रता के सिद्धांत में जो कार्य हैं उनको किन दो भागों में वर्गीकृत किया है? उन्होंने किया है स्वसंबंधी और सेल्फ रिगार्डिंग और परसंबंधी यानी कि अदर रिगार्डिंग कार्य, ठीक है। तो जेएस मिल ने अपने स्वतंत्रता के सिद्धांतों में दो भागों में इसको विभाजित किया है जो स्वसंबंधी कार्य रहते हैं और परसंबंधी यानी कि अदर रिगार्डिंग कार्य जो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द्वंद द्वंद द्वंदात्मक जो पद्धति है उसमें राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसका कथन है? तो ये जी.डब्ल्यू.एफ. हेगल का कथन है, ठीक है। हेगल जो थे उनका कथन है ये कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा रचित
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो ये कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड एंगल्स जो थे, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा, फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, उन दोनों ने एक पुस्तक का पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, तो ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1848 में प्रकाशित। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और उसके दोनों दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर, जो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड ने मिलकर जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपने याद रखना है, और 1848 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रामसी ने कारावास के दौरान अपने विचारों को किस पुस्तक के रूप में संकलित किया था? तो ग्रामसी जो कारावास के दौरान उन्होंने अपने जो विचार थे उनको किस पुस्तक में संकलित किया था? उन्होंने लिखी थी प्रिजन नोटबुक। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रिजन नोटबुक जो थी वो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पाश्चात्य विचारक को प्रथम आधुनिक नारीवादी दार्शनिक भी माना जाता है? तो ऐसे कौन से पाश्चात्य विचारक थे जिनको प्रथम आधुनिक नारीवादी दार्शनिक जो है वो माना जाता है? तो मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट जो थी उनको माना जाता है प्रथम आधुनिक नारीवादी दार्शनिक। ठीक है, और द विंडिकेशन ऑफ राइट्स वाली पुस्तक भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है, मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये प्रथम आधुनिक नारीवादी दार्शनिक थी। नेक्स्ट हमारे यूनिट नेक्स्ट आती है यूनिट नंबर 3। इसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या आउट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस अगले रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है इस यूनिट का कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के में कुल कितने राज्यों के चक्र का वर्णन किया है? तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसमें उन्होंने 12 राज्यों के चक्र का वर्णन जो किया है, वो सर्कल ऑफ स्टेट्स जो है उन्होंने पल्लव बताए हैं। कितने बताए हैं? 12 राज्य बताए हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन संत कबीर ने दुख और शोषण से मुक्त किस आदर्श या व्यवस्था शहर की कल्पना की थी? तो संत कबीर जो थे उन्होंने बेगमपुरा की कल्पना जो थी वो की थी। ठीक है, किसकी? बेगमपुरा की कल्पना जो थी वो संत कबीर ने की थी। ठीक है, उन्होंने शोषण मुक्त एक आदर्श शहर की कल्पना की थी जिसका नाम उन्होंने बेगमपुरा रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन। द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो ये पुस्तक जो थी 1887 में इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पंडिता रमाबाई की पुस्तक थी। ठीक है, पंडिता रमाबाई को जो पंडिता नाम की एक उपाधि थी वो मिली थी। ठीक है, इनका नाम रमाबाई था, इनको पंडिता नाम की एक उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि ये संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। ठीक है, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन्स। ठीक है, इन्होंने जो भी हाई कास्ट में जैसे हिंदू ब्राह्मण की जो स्त्रियां रहती थी विधवा होने के बाद, या फिर कोई भी असहाय जिसको घर से निकाल दिया गया हो, या इस प्रकार की जो औरतें थी उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया है इन्होंने। ठीक है, तो हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन्स के लिए इन्होंने काम किया है, और पुस्तक भी इन्होंने इसी नाम से लिखी है। जो पुस्तक जो थी 1887 में इनके द्वारा लिखी गई थी। तो पंडिता रमाबाई का नाम आपने याद रखना है, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत जो है, जो प्रैक्टिकल वेदांता है, उसकी प्रगतिशील अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसने ये जो व्यवहारिक वेदांत की जो प्रगतिशील अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपको पता ही होगा, ये वही हैं जिन्होंने शिकागो में जाकर भारत को का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और अपने भाषण से पूरे देश को, पूरे विश्व को हिला दिया था। ठीक है, तो ये व्यवहारिक वेदांत का प्रगतिशील अवधारणा जो थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है, ये उद्घोष जो था किया गया था बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट आता है, श्री अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है बल्कि यह क्या है? तो इन्होंने क्या बताया था? एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है बल्कि यह एक कुछ और है। तो ये कहते थे कि यह एक धर्म है जो ईश्वर की ओर से आता है। तो ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रेरणा थे, प्रेरणता थे। ठीक है, मतलब कि उसके प्रतिपादक थे। ठीक है, तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में ये विश्वास रखते थे। ये कहते थे कि यह जो राजनीतिक आंदोलन है, यह राष्ट्रवाद जो है एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहम्मद इकबाल, ये जो मोहम्मद इकबाल थे इन्होंने 1930 में किस सिद्धांत अधिवेशन में अलग मुस्लिम राज्य की वैचारिक रूपरेखा रखी थी?
तो ये मोहम्मद इकबाल ने जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम हैं उनको उनके लिए अलग राज्य की रूपरेखा जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो 1930 में ये इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। इन्होंने कहा था कि मुस्लिम राज्यों के लिए जो है वो एक अलग वैचारिक रूपरेखा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये पुस्तक हिंदुत्व यानी कि हु इज हिंदूज, ठीक है। तो ये 1923 में इनके द्वारा लिखी गई है। ये विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। तो इनका पूरा नाम भी आपने याद रखना है। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। वी डी सावरकर इनको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित ग्रंथ फतवा जहां जहांदारी जो है उसके लेखक कौन है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है पुस्तक जो सल्तनत कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। तो इन्होंने लिखी है फतवा ए जहांदारी, ठीक है। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि दक्षिण भारत में जाति विरोधी और स्वाभिमानी आंदोलन जो सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट चलवाई गई थी वो 1925 में, इसके प्रणेता कौन थे, तो ईवी रामास्वामी पेरियार ने ये जो मूवमेंट थी वो चलाई थी 1925 में। ईवी रामास्वामी पेरियार जो थे इन्होंने दक्षिण भारत में जाति विरोधी और स्वाभिमान आंदोलन जो था वो चलाया था, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी, ठीक है। एंटी कास्ट जो इनके द्वारा मूवमेंट चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 1925 में, और दक्षिण भारत में ये चलाई गई थी ईवी रामास्वामी पेरियारा का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, ठीक है। तो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। थोड़ी सी टफ ये यूनिट रहती है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस यूनिट से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल जो है वो किसने दिया है, तो ये दिया है ग्रेवियल आमंड और विंगम पॉवेल ने, ठीक है। विंगम पॉवेल ने और ग्रेवियल आमंड ने एक मॉडल दिया है जिसका नाम है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, ठीक है। तो ये आप याद रखना है, ग्रेवियल आमंड और विंगम पॉवेल ने दिया है। नेक्स्ट आता है निर्वाचन प्रणाली और दलीय व्यवस्था के संबंधों को स्पष्ट करने वाला जो एक डुब्जर का नियम है, ठीक है। डुब्जर लॉ है, ये क्या है, तो ये है सरल बहुमत प्रणाली FPTP, ठीक है। ये द्विदलीय व्यवस्था को जन्म देती है, ठीक है। तो डुब्जर का नियम आपने याद रखना है, ये एक सरल बहुमत प्रणाली है। नेक्स्ट आता है दलीय प्रणालियों का वैचारिक और संख्यात्मक वर्गीकरण करने वाले प्रसिद्ध वैचारक कौन थे, तो ये थे जियोवानी सो सार्टोरी, ठीक है। जियोवानी सार्टोरी जो थे इन्होंने वैचारिक संख्यात्मक वर्गीकरण जो था वो किया था। विश्व व्यवस्था सिद्धांत यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के तहत विश्व को केंद्र परिधि अर्ध परिधि और परिधि में जो बांटा है वो किसने बांटा है, तो ये बांटा है एमुअल वॉलस्टीन ने, ठीक है। इमैनुअल वॉलस्टीन जो थे इन्होंने जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसको 3 भागों में बांटा था, कोर, सेमीफेरी और पेरीफेरी, ठीक है। सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी इन्होंने 3 भागों में विश्व व्यवस्था सिद्धांत को बांटा था, ठीक है। एमुअल वॉलस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन, ठीक है। स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन नामक की पुस्तक की लेखिका थी थेडा स्कॉकपॉल, ठीक है। थेडा स्कॉकपॉल जो थी इन्होंने पुस्तक लिखी थी स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लैटिन अमेरिका देशों के संदर्भ में ब्यूरोक्रेटिक जो ऑथोरिटेरिज्म जो है उसकी जो अवधारणा है वो किसने दी थी, तो ये दी थी गुलेमर्गो ऑर्डिनल ने, ठीक है। गुलेमर्गो जो ऑर्डिनल थे उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म की जो अवधारणा थी वो दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुसांस्कृतिक और विभाजित समाजों के लिए सहमति जन्य लोकतंत्र जो है उसका मॉडल किसने दिया था, तो ये अरेंट लिज फोर्ट ने दिया था, ठीक है। तो ये दिया था सहमति जन्य लोकतंत्र का मॉडल, ठीक है।
बहुसंस्कृति को और विभाजित समाजों के लिए। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल सिस्टम जो है 1953 में ये पुस्तक लिखी गई थी। ये किसकी पुस्तक है? डेविड ईस्टन की ये पुस्तक है, ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट है ऑप्टिस ऑप्टिकस जो ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्टिसस एस्पेक्ट्स है, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है लुईस पाई ने, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है, लुईस पाई का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन से हटकर नियमों के संस्कृति पर बल देने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नव संस्थावाद, ठीक है, नव संस्थावाद, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी अंतरराष्ट्रीय संबंध से, इंटरनेशनल रिलेशन से। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस को मन से पढ़ लेते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकता है। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है और शेयर भी अपने फ्रेंड्स या फिर अपने कोई रिलेटिव है, कोई आपका नोन है जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस यूनिट्स के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जो इस फिफ्थ यूनिट से क्वेश्चन आता है वो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नव उदारवादी संस्थावाद जो है, ठीक है, उसका प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो रॉबर्ट केह्यूहेन जो है और जोसेफ नाई जो है ये नव उदारवादी संस्थावाद के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है अराजकता वह है जो राज्य इससे बनाते हैं, ठीक है, अराजकता वह है जो राज्य इससे बनाते हैं, ठीक है। तो जो एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, ठीक है, ये सामाजिक रचनावाद का प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये अलेक्जेंडर वेनडट का है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण के लिए व्यवस्था सिद्धांत जो दिया है उसके 6 मॉडल किसने प्रस्तुत किए थे? तो ये प्रस्तुत किए थे मॉर्टन कपलान ने, ठीक है। नेक्स्ट है नव यथार्थवाद के अंतर्गत आक्रामक यथार्थवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जॉन मियर शाइमर ने, ठीक है। उभरती हुई शक्ति और स्थापित महाशक्ति के बीच संभावित युद्ध को दर्शाने वाला जो थ्यूसिडाइस्ड ट्रैप था ये किसने दिया था? तो ये ग्राहम एलिसन ने दिया था। नेक्स्ट आता है कि राज्यों के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है जो आपस में युद्ध ना करने पर प्रति सर्व सहमति रखते हैं? वो सुरक्षा समुदाय, और ये दिया था कार्ल डॉइच ने। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद और उदारवाद के बीच का मार्ग तलाशने वाले इंग्लिश स्कूल के मुख्य दार्शनिक कौन थे? तो इंग्लिश स्कूल के जो मुख्य दार्शनिक थे वो थे डेहली बुल, ठीक है, डेहली बुल जो थे वो इंग्लिश स्कूल के बीच उदारवाद और यथार्थवाद का मार्ग तलाशने वाले थे। नेक्स्ट आता है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव शिथिलता के काल को क्या कहा जाता है? तो ये देदांत कहा जाता है, देतांत आपने याद रखना है। नेक्स्ट है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1996 में, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में सामरिक आक्रामक कटौती संधि यानी कि SORT शॉर्ट की किन देशों के बीच में हुई थी? तो ये अमेरिका और रूस के बीच में 2002 में हुई थी, ठीक है। सामरिक आक्रामक कटौती संधि जिसको शॉर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2002 में अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 आती है हमारी। तो ये भारत की विदेश नीति यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हम अगले क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक ताशकंद समझौता जो था वो हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो हुआ था 1996 में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में, ठीक है। ताशकंद समझौता जो हुआ था ये 1996 में जो लाल बहादुर शास्त्री थे भारत के प्रधानमंत्री और अयूब खान जो थे पाकिस्तान की तरफ से इनके बीच में ये संधि जो थी वो हस्ताक्षरित हुई थी, ठीक है। ताशकंद समझौता हुआ था और यही समझौता ऐसा था जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मतलब कि एक असमय तरीके से, मतलब कि एक असमंजस तरीके से मतलब मृत्यु जो थी वो हो गई थी, ठीक है। तो ये भारत के ऐसे पहले
प्रधानमंत्री थे जिनके जो मृत्यु जो थी वो भारत के बाहर में हुई थी, ठीक है, भारत के बाहर हुई थी ताशकंद समझौते के बाद। नेक्स्ट है बांग्लादेश संकट के समय भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति मित्रता और सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1971, अगस्त 1971 में हस्ताक्षर जो थे वो किए थे बांग्लादेश संकट के समय, ठीक है, सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता का और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आता है भारत की विदेश नीति के नए सिद्धांतों में पंचामृत की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में, ठीक है, पंचामृत की अवधारणा जो थी वो की गई थी प्रस्तुत 2015 में, भारत की विदेश नीति के नए सिद्धांतों की अवधारणा। नेक्स्ट है 1987 में श्रीलंका और तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा भेजी गई सेना का क्या नाम था? तो ये नाम था भारतीय शांति सेना, ठीक है, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। तो ये श्रीलंका में तमिल समस्या का समाधान के लिए भारत के द्वारा भेजी गई सेना थी। नेक्स्ट है भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति जो थी वो किस वर्ष किया था, ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में ऑपरेशन फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है, ये पोखरण 2 है, तो ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 में, ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण था ये, ठीक है, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नई नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2012 में की गई थी। कनेक्ट सेंट्रल एशिया, आपने याद रखना है 2012 में। शार्क जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो शार्क जो है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है, और ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, सचिवालय इसका काठमांडू में है, ठीक है, सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू में है और इसकी स्थापना ढाका में 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी के देशों के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन बिम्स्टेक जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है किस वैश्विक संस्था की मध्यस्थता से 1960 में हुई थी? तो ये विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो वैश्विक संस्था की मध्यता यानी कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के सामरिक कार्यक्रम सागर, ठीक है, सागर का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो सागर की जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिलीजन्स, ठीक है, इसकी सागर की फुल फॉर्म है ये, तो ये हिंद महासागर क्षेत्र के का मुख्य क्षेत्र है, ठीक है, सामरिक कार्यक्रम जो सागर रखा गया है ये हिंद महासागर क्षेत्र के बीच हुई थी। नेक्स्ट हमारी 7th यूनिट आती है भारत में राजनीतिक संस्थाएं स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो थी, 9th शेड्यूल जो थी, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये प्रथम संवैधानिक संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो 1951 में हुई थी, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुई थी, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 ही अनुसूचियां थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो था वो प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो था वो दिया था, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए वर्ष 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, पुंछी आयोग का गठन जो था वो किया गया था केंद्र राज्य की समीक्षा के लिए 2007 में। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध सरकारी आयोग जो है उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी थी? तो 1988 में इसने अपनी जो थी वो रिपोर्ट सौंपी थी, ये इसका गठन जो था वो 1983 में हुआ था, ठीक है, और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सौंपी थी।
नेक्स्ट आता है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत जो था वो कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ये 44th नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, और जो आर्टिकल 31 में था उसको अब कहाँ पे रखा गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो अनुच्छेद 300A में 300A के तहत इसको रखा गया है। नेक्स्ट आता है अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसकी स्थापना प्रथम बार किस वर्ष की गई थी? तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना जो थी 1990 में की गई थी, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCCG SC के का गठन जो था वो किया गया था? तो अनुच्छेद 338 के तहत जो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो था वो किया गया था। नेक्स्ट आता है जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल जो है उसका प्रावधान संविधान के किस नए अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 279A के तहत जो है वो जीएसटी परिषद का जो प्रावधान है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 74वें संवैधानिक संशोधन जो 1992 में हुआ था उसके द्वारा भारतीय अनुसूची में क्या जोड़ा गया था? तो ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था नगर पालिकाओं से संबंधित ये संवैधानिक संशोधन है जो 1992 में हुआ था। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था और ये 74वां नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि किस आयोग की सिफारिश पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन किया गया था? तो ये एक संसद अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है जो 1993 में हुआ था, और ये द्वारा गठित संविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये एक जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट से। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, ठीक है। इस यूनिट से हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारी यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में कांग्रेस प्रणाली जो है शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये रजनी कोठारी ने किया था, ठीक है। कांग्रेस प्रणाली का जो प्रतिपादन किया था ये रजनी कोठारी ने किया था। नेक्स्ट आता है द मॉडर्निटी ऑफ द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन नामक भारत केंद्रित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लॉयड रुडोल्फ और सुजैन रुडोल्फ जो हैं इनके द्वारा द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन नामक की पुस्तक जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट आता है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है पॉल आर ब्रॉस ने, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ऐतिहासिक चिपको आंदोलन 1973 में जो हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी जो थे इसके प्रमुख जो नेता थे वो थे। तो कौन कौन थे? एक थे सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरे थे गौरा देवी। तो ये चिपको आंदोलन हुआ कब था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1973 में ये चिपको आंदोलन जो था वो हुआ था। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था क्योंकि पेड़ों की कटाई लगातार हो रही थी, उसको बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी ने इसका संरक्षण के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया था। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के बड़े बांधों का निर्माण के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो किस नेतृत्व में किसने किया था? तो ये मेधा पाटकर ने किया था, ठीक है। नर्मदा नदी के बड़े बड़े निर्माणों के बांधों के निर्माण के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो मेधा पाटकर ने किया था। नेक्स्ट आता है कि भारत में चुनावी सुधारों और उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि सार्वजनिक करने की वकालत करने वाला गैर सरकारी संगठन कौन सा था? तो ये था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है, ADR। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है। तो ये था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित ताराकुंडे समिति जो 1974 में हुई थी उसका मुख्य सरोकार क्या था? तो उसका चुनाव सुधार यानी कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश इनके द्वारा की गई थी ताराकुंडी समिति के द्वारा, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा ये गठित समिति थी तारकुंडी तारकुंडे समिति इसका नाम था, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटिव था वो था कि चुनाव देने के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो था वो कर दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजनीति के अपराधीकरण की जांच करने के लिए 1993 में किस समिति का गठन जो था वो किया गया था? तो बोहरा समिति का गठन जो था वो किया गया था। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? तो बीपी सिंह जो थे उनके कार्यकाल में इसको लागू किया गया था 1990 में। भारतीय राजनीति में यादवीकरण जो है उसको और पिछड़े
पिछड़ों के उभार का विश्लेषण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो पहचान की राजनीति के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट हमारी 9th यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है। लोक प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि लोक प्रशासन के पर्यावरण और प्रिज्मीय समाज मॉडल जो है, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने दिया था, ठीक है। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के द्वारा ये सिद्धांत जो था वो दिया गया था, प्रिज्मेटिक सोशल सोसाइटी मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है उसकी समिति तार्किकता जो है की अवधारणा किसने दी थी? तो हर्बर्ट साइमन ने इसकी अवधारणा दी थी। नेक्स्ट है कि मानवीय आवश्यकताओं के क्रमबद्ध पदानुक्रम सिद्धांत जो है, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो है, उसके प्रतिपादक कौन है? तो अब्राहम मैस्लो जो है 1943 में इनके द्वारा ये जो अवधारणा थी वो दी गई थी। नेक्स्ट है संगठन में प्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई का किसने दिए थे? तो डगलस मैकग्रेगर जो थे उसने एक्स और वाई का सिद्धांत जो था वो दिया था, ठीक है। एक्स सिद्धांत और सिद्धांत वाई जो था वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से दिया गया था डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। नवीन लोक प्रशासन यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मूल तत्व जो मूल 3 ई हैं उसका कौन से हैं? तो वो है मितव्ययिता, ठीक है, इकोनॉमी, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी और प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये 3 ई हैं जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मूल 3 ई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नवीन लोक प्रशासन के विकास से संबंधित द्वितीय मीनो-ब्रुक सम्मेलन जो था वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो मीनो-ब्रुक जो था वो दूसरा जो मीनो-ब्रुक किया सम्मेलन आयोजित किया गया था तो वो था 1988 में, जो प्रथम किया गया था 1968 में किया गया था, तृतीय जो है वो 2008 में हुआ, ठीक है। तो ये हर 20 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है मीनो-ब्रुक सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट है कि संगठन के नियंत्रक की सीमा, ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करने वाले कारकों को गणितीय सूत्र किसने दिया था? तो बी ए ग्रैक्यूनास जो था उन्होंने ये गणितीय सूत्र का सिद्धांत जो था वो दिया था। प्रशासनिक संगठन में लाइन और स्टाफ, ठीक है, एजेंसियों का मुख्य अंतर क्या है? तो लाइन एजेंसियों निर्णय लागू करती हैं जबकि स्टाफ एजेंसियां केवल परामर्श देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन सीपीए को बढ़ावा देने के लिए कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप जो है सीएजी का गठन किस दशक में हुआ था? तो ये 1960 के दशक में हुआ था, जो लागू 1963 में हुआ था, ठीक है, 1963 में। नेक्स्ट हमारी 10th यूनिट है और लास्ट यूनिट है आज की क्लास के भी, ये 10 लास्ट क्वेश्चंस हैं तो देख लेते हैं। यूनिट का नेम है भारत में शासन और लोक नीति, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से आता है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो फर्स्ट एआरसी का गठन किस वर्ष और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1966 में हुआ था ये, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित संस्थानम समिति जो है ये इसकी सिफारिश वर्ष 1964 में किस संस्था ने की स्थापना में की गई थी? तो भारत केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसकी सिफारिश में ये की थी, ठीक है, 1964 में। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर किसने यानी कि काइन किया था, ठीक है, किसने किया था? तो डॉक्टर एल एम सिंघवी ने इस लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो था वो किया था। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप और त्वरित सेवा वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रसिद्ध नारा क्या है? तो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, ठीक है, ये नारा है, ठीक है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली आयुष्मान भारत योजना पीएमजे जो है किस वर्ष में शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना जो थी वो 2018 में शुरू की गई थी।
नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 का मसौदा जो है वो तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2014 में 28 अगस्त 2014 में इसको लागू जो था वो लॉन्च जो था वो किया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट आता है हमारा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोएक्टिव गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो है प्रगति जो है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका पूर्ण रूप है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में आंतरिक सुरक्षा और नीतिगत समन्वय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1998 में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सूचना का अधिकार आरटीए आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किस नागरिक संगठन के प्रयासों से हुई थी? तो मजदूर किसान शक्ति के द्वारा जो थी MKSS अरुणा राय के नेतृत्व में ये जो था वो आरटीई की शुरुआत जो थी वो की गई थी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई जो है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं और ये सभी पीवाईक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हर यूनिट से हमने टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आज की क्लास में पढ़े हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।